हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे। और आज हम लोग बेटे जो आपका कक्षा 12 का 5वां चैप्टर चल रहा है और उसकी आज लगभग अंतिम एक्सरसाइज का है ना, मतलब अंतिम एक्सरसाइज अंतिम प्रश्नावली का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 5.8 का। इसके बाद एक प्रश्नावली और बचती है और वो है विविध प्रश्नावली, है ना, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। और विविध प्रश्नावली में अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं 5.8 की। 5.8 के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने दो प्रमेय आपको समझाई थी और मैं नहीं समझता कि आपको शायद पूरी बातें समझ में आई नहीं आई इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि रोले का प्रमेय और एक मध्यमान प्रमेय मैंने आपको समझाया था, दो एग्जाम्पल्स भी करवाए थे। अगर आप इंट्रोडक्शन से 10-20% समझ के आए होंगे तो अब ये सवाल आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और पेपर में सवाल अगर आया तो ऐसा ही आएगा जैसे एक्सरसाइज में सवाल है या फिर दो एग्जाम्पल थे। कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से मैं आपको इन सवालों को समझाऊंगा, जरा देखना, ठीक है। आपकी सहूलियत के हिसाब से बेटा मैंने रोले की प्रमेय का जो पोस्टमार्टम किया था पिछले लेक्चर में, उसको मैंने यहाँ साइड में रख दिया है कि क्या है रोले का थ्योरम। रोले का थ्योरम क्या है, वो ये कहता है कि एक वास्तविक मान फलन अगर हम fx लेके चलें, ठीक है, जो एक क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित हो, और किस तरीके से परिभाषित हो कि जो फलन है fx वो क्लोज इंटरवल ए बी में तो सतत हो जाए, और जो फलन fx है वो ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो जाए, और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन के f ऑफ a का मान f ऑफ b के बराबर हो जाए। तो हम लोग ये सिद्ध करते थे, ये निकालते थे कि हमें इस ओपन इंटरवल ए बी में से कम एक ऐसा c मिलेगा, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए f डैश c का मान 0 हो जाएगा। ये f डैश c क्या है, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छे से बता दिया था। एफ डैश सी क्या है, ए और बी के बीच में कोई बिंदु है जहां पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो एफ डैश सी उस स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, ठीक है ना। ग्राफ व्राफ में नहीं पढ़ना है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सीधा सीधा इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए अभी समझ में आएगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा है। वो कह रहा है कि फलन है हमारे पास में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस का 8। साफ साफ सीधे शब्दों में दिख रहा है कि ये फलन बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है? बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और कहा गया है कि जो x की वैल्यू आती है वो इस क्लोज इंटरवल 4 और 2 से आती है, इस क्लोज इंटरवल 4 और 2 से आती। सीधी सीधी बात ये है कि ये जो फलन है इस अंतराल पे ही परिभाषित है, जैसे हमने यहाँ लिखा था fx फलन इस अंतराल पे ही परिभाषित है, ठीक है, ओके। अब हमें ये बारी बारी से, क्योंकि उसमें रोले का प्रमेय सत्यापित करना है, तो हम लोग बारी बारी से ये वाला पॉइंट देखेंगे, तीनों पॉइंट देखेंगे कि क्या ये इसमें सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे। अगर तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर हम लोग एक ऐसा सी निकालेंगे जो इस ए बी में से आएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है एफ एक्स जो है, चूंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8 है, बिल्कुल ठीक है नहीं। और ये कैसा फलन है? एक बहुपदीय फलन है बेटा। कैसा फलन है? बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है बेटा? बहुपदीय फलन है। और अगर आप मेरे नोट को ध्यान दो और आपने नोट्स को ध्यान दो तो 5.1 के अंदर बेटा मैंने आपको नोट लिखवाए थे और वहाँ कहा था कि बहुपदीय फलन x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सीधी बात है कि बहुपदीय फलन हर जगह सतत होता है, तो फिर इस इंटरवल में भी होगा, है ना। तो हम कह देंगे एफ एक्स, ये एफ एक्स जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है ना। अंतराल, जो अंतराल हमें दे रखा है, अंतराल कौन सा दिया है हमें? क्लोज इंटरवल हमें ए बी की वैल्यू दी है -4, 2 में बेटा क्या है? सतत है। इसका मतलब संतत हो गया ये, इसका मतलब ये होगा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई होगी मेरे बेटे, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही लिखना है पेपर में क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जो फंक्शन है एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 8, है ना, हमारे पास में ये वापस लिखना चाहो लिख दो, लेकिन सीधी सी बात है बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अब हम देखेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं है।
अब आप कहोगे सर अवकलनीयता चेक करने के लिए तो हमें फिर राइट हैंड डेरिवेटिव है ना और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब आपने अवकलन करना सीख लिया है तो आप अपने मन की संतुष्टि के लिए इधर कोने में fx को उठा लो, fx को उठा लो। जो fx हमारा है वो है x² + 2x माइनस का 8 और इसका x के सापेक्ष अवकलन करके देखो। जब मैं इसका x के सापेक्ष का अवकलन करूंगा तो x f' हो जाएगा, x² का अवकलन बेटे 2x हो जाएगा और 2 जो होगा तो x का हो जाएगा 1 प्लस का 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस पूरे फलन का अवकलन ये आ जाएगा। अब हमें ये देखना कि क्या ये इस ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में, यहाँ से अगर कोई भी मान लेता हूँ और इसमें रखता हूँ x का, इसमें से कोई मान लेता हूँ इसमें रखता हूँ और अगर वो एक परिभाषित मान आता है, एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है ना, एक निश्चित मान मिलता है, 0 भी चाहे मिल जाए, इनफाइनाइट ना मिले, तो हम कह देंगे कि हाँ बेटा ये अवकलनीय है। तो कहने की बात यह है कि हम लोग देखो कोई भी इसके बीच का मान ले लो, इसके बीच का मतलब क्या है, -4 कहीं यहाँ होगा, ऐसे -3 आएगा, -2 आएगा, 1 होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर ऐसे 1 और 2 होगा और यहाँ तक कि इनके बीच में भी दशमलव वाले पॉइंट्स होंगे क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इनके बीच के बिंदु भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप -3 तो यही लेके चलें, इसके बीच का कोई पॉइंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ से हम 1/2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कर लो मैं चलो 1/2 ही लेके चलता हूँ, तो f' 1/2 का मान देखता हूँ क्या निकल के आता है। क्या 2 × 1/2 + 2, 2 से 2 कट गया तो आगे हमारे पास में 3 चेक कर लो। और 3 तो एक फाइनाइट वैल्यू है, एक परिभाषित मान है, एक वैल्यू है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, जो बहुपदीय फलन हमें दिया गया है, ये बहुपदीय फलन जो ओपन अंतराल है, ओपन इंटरवल है -4 और 2 के अंदर, ये अवकलनीय भी है। इस बात को आप अपने मन की संतुष्टि के लिए रफ में कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है ना। और करके देखने की आवश्यकता जरूर है क्योंकि अगर आप करके नहीं देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि अवकलनीय है या नहीं है। तो भैया ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम सीधी सीधी बात इसकी ये वाली लैंग्वेज लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे कि fx x² + 2x माइनस 8, ठीक है ना, ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, अवकलनीय है। तो इसका मतलब हमने दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया बेटा। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट को, तो थर्ड पॉइंट को देखने के लिए हमें सबसे पहले f(a) का मान निकालना पड़ेगा। f(a) का मतलब है f (-4), क्योंकि a की वैल्यू कितनी है -4, और -4 जब निकालेंगे तो इसके अंदर जो फंक्शन दिया गया है x की जगह -4 भरेंगे, तो -4 का तो बेटे होल स्क्वायर + 2 × -4 एंड -8। तो जब इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो ये आ जाएगा 16 -8 बेटे ये आ गया 0, ये आ गया 0। फिर मैं f(b) का मतलब है f(2) निकालूंगा, तो f(2) का मतलब हो जाएगा, इसमें हर जगह 2 भर दो आप, 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8, यानी कि 4 + 4 -8। अगर आप ध्यान से देखो ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। इसका मतलब ये होगा, अतः हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात ये है कि f(a) जो है -4 जो है वो f(b) यानी कि -2 के बराबर है। इसका मतलब द थर्ड कंडीशन केवल इतनी थी, ध्यान रखना, ये है थर्ड कंडीशन केवल, नीचे वाला हिस्सा अलग है क्योंकि यहाँ तब लिख दिया है, मतलब इतना अगर हो जाए तब ऐसा होगा। तो ये वाली कंडीशन भी वेरीफाई हो गई है, ये वाली कंडीशन भी मेरे बेटे वेरीफाई हो गई है। तो अब हमें एक ऐसा c निकालना पड़ेगा इस -4 और 2 के ओपन इंटरवल से जिसके लिए f' का मान 0 हो जाए। बड़े इजीली निकालेंगे, देखो कैसे करना है। अब तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f' निकालेंगे, और f' का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो हमें दिया गया फंक्शन है, दिस इज x² + 2x -8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो f' की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2x + 2, जो अभी करके दिखाई दी मैंने वहाँ पे नीचे। अब चूंकि हमें f' चाहिए तो हम लोग x की जगह c भर देंगे,
तो 2x प्लस तो 2c प्लस 2, है ना। और ये रोले की थ्योरम ये कहती है, रोले की थ्योरम ये कहती है, रोले की प्रमेय से, रोले की प्रमेय से ये बात कही जाती है कि एफ डैश सी का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई 2c बराबर 2 होना चाहिए माइनस का। इसका मतलब मेरे भाई माइनस का 1, c का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1। अब आप ये बात देखो कि c का मान -1 क्या इस इंटरवल में है या नहीं है? बिल्कुल है। जो -1 है वो 100% ओपन इंटरवल -4 और 2 में से ही आएगा। दिखाना चाहो या दिखा भी दो। यहाँ पे अगर -4 है तो यहाँ -3 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा। तो यानी कि देखो आप, सीधी सी बात है, कहाँ मिल रहा है ये? देखो यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज सी, ये क्या है हमारा? सी है। तो इसका मतलब जब हमने सारी बातें सही हमने देख ली, ये कंडीशन भी हमने लेकर के देख ली, है ना। हमें फाइनली दिखाना क्या था? हमें दिखाना ये था कि जो सी होता है बेटा वो कहाँ से आता है? वो ओपन इंटरवल a, b से आता है। और जो कि हमने देख लिया कि इसके बीच में से आ रहा है। इसका मतलब हमारा रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। आप लैंग्वेज लिखेंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित हुई। तो बेटे इस तरीके से आपको करना है। मुझे लगता है कि आपको बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को करना आ गया होगा। अब मैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर लें इस वीडियो को, और मेरे भाई ये पूरा नोट कर लें, ठीक है। आप ज़रा इस काम को करें और मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ तुरंत आपके सामने अभी हाजिर होता हूँ। तो बेटा चलिए, दूसरे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, 3 पार्ट दिए हैं, और तीनों पार्ट्स में जो फंक्शन दिए गए हैं उनके लिए हमें, इन तीनों के लिए बेटे हमें सीधी बात है, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिखा है, हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करके देखना कि होती है नहीं है। रोले की प्रमेय पे ही, जैसे कि अभी पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से का हमें क्या करना है बेटे? सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन करना है। बहुत इजीली आप इसको समझेंगे, बहुत आसान भी है। पता नहीं किस तरीके सवाल इन्होंने लिखे हैं, इतना लड्डू सवाल दे दिया। तो मैं पहले पार्ट पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं पहले पार्ट पे चलता हूँ कि f(x) हमें गिवन है, ठीक है ना, ये x। अब ये फंक्शन को पहचानना है, और कहाँ x वैल्यू कहाँ से ले रहा है, कहाँ परिभाषित है ये? 5 से 9 के बीच में, क्लोज इंटरवल 5 to 9, क्लोज इंटरवल 5 to 9। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनो, पहले ये पहचानो क्या है। f(x) इज इक्वल टू, ये जो बड़े ब्रैकेट में जब हम x को बंद करते हैं तो इस फलन का नाम होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना, महत्तम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। और इस फलन की चर्चा हमने कई बार करी। इस फलन की चर्चा यहां तक कि हम 5.1 में भी हमने करा कि फलन कैसा होता है। इस फलन के लिए एक बात बहुत ज्यादा समझनी है आपको कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ये फंक्शन कुछ जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अगर आप ग्राफ को इसको देखोगे, और जब आप 5.1 के कुछ एग्जांपल्स में अगर जहां पर ये आया होगा वहां देखा होगा कि कुछ जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कुछ जगह पर, मतलब ये एक बड़े इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। एक मिनट भैया, थोड़ा सा, एक मिनट, तो थोड़ा पानी पीना था यार। तो f(x) इज इक्वल टू, जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने x को रखा है, तो बेटे ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। मैं बता चुका हूं। तो महत्तम पूर्णांक फलन कैसा फलन होता है, कैसी वैल्यू देता है, इस बारे में पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन चलो देख लेते हैं छोटी सी बात। जब यहाँ आया है तो अगर मैं सपोज कर लूँ f(x) 1.2 की वैल्यू निकालूं, तो ध्यान रखना है, तो ये वैल्यू क्या देता है, याद आया कुछ आपको? ये वैल्यू देगा 1, ये वैल्यू देगा 1। अगर आप ऐसे ही 1 पॉइंट कुछ भी रखोगे, 9 तक जाओगे, तब भी ये 1.9 तक जाओगे, तब भी वैल्यू आपके पास में ये 1 ही देगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचोगे, जैसे आप 2 पे निकालो इसका,
तो इसका मतलब 2 पे ये वैल्यू 2 ही देगा। और f जैसे हमारा 2.1 होगा, 2.1 की वैल्यू जो होगी, महत्तम पूर्णांक फलन जो है ये वैल्यू देगा 2। चलते जाओगे f अगर आप लोग 2.9999 तक भी जाओगे, 3 के बहुत करीब भी जाओगे, तब भी ये वैल्यू आपको 2.999, तो तब भी ये वैल्यू आपको 2 ही देगा। ठीक है, मतलब ये होता है कि ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी x की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू से छोटा पूर्णांक या बराबर पूर्णांक, देखो जैसे यहाँ बराबर दिया ना, या तो छोटा पूर्णांक या फिर बराबर पूर्णांक देता है। अगर इसके ग्राफ पे छोटी सी बात करें, क्योंकि हम मेन बात ये इसकी कॉन्टिन्यूटी पे और डिफरेंशिएबिलिटी पे चर्चा होनी है, बाकी तो बहुत आसान है। अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे, इसके ग्राफ की बात करोगे, सपोज कर लो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, ऐसे यहाँ पर 5 है। तो अगर मैं सपोज कर लूँ मैं 1 पे देखूँ तो वैल्यू कितनी मिलती है भैया? आप अगर यहाँ देखोगे f(1) की वैल्यू निकालोगे तो मेरे बेटे वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। इसका मतलब वैल्यू यहाँ पर आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, आपके पास इधर आपके पास में f1 होगा, है ना, f1 की वैल्यू निकलेगी। फिर अगर आप 1.2 निकालोगे, 1.2 कहीं यहाँ होगा तब भी 1 मिलेगी, 1.3 तो तब भी 1 मिलेगी, यहाँ तक कि चलते चलते 1.9 तक भी आपको 1 ही मिलेगी। लेकिन जब आप 2 पे जाओगे तो 2 पे आपको 2 मिल जाएगी वैल्यू, है ना, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेगी। 2 का मतलब f2 का मान ऊपर चला जाएगा। तो सीधी बात है, यानी कि जब आप यहाँ पे 2 पे जाओगे तो यहाँ गोली बनानी पड़ेगी, तो इस तरीके से। ठीक है ना, तो ग्राफ जो है 2 पे जाते ही टूट जाएगा। फिर f2 निकालोगे आप, f2 पे 2 मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी 2 वैल्यू सीडीओ के तरीके से। फिर 2.1 पे भी आपको 2 ही मिलेगी, 2.2 पे भी आपको 1 ही मिलेगी, 2.9 तक जाओगे तो 1 ही मिलेगी। तो यहाँ तक इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं बेटे, इसका ग्राफ इसी तरीके से बनता है, मैंने पहले भी आपको समझाया था। 4 पे जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू उठाएगा, ये 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप f ये तो f2 हो गया, फिर f3 पे जाएंगे अगर, तो यहाँ से फिर ये 4 तक ऐसे ही जाएगा। तो आप सीधी बात देख लो बेटे, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। जो इस क्वेश्चन के अंदर इंटरवल दिया है वो 5 से 9 तक दिया है। 5 से 9 तक जैसे ग्राफ बन रहा है, 5 से 9 तक भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा। क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है क्या? मेरी बात सुनो, अगर हम 5 से 9 तक इस ग्राफ को देखें, 5 से 9 तक, मैंने इधर ये थोड़ी चीजें लिख दी हैं, इसको मैं हटा दूं, अगर आप लोगों ने नोट कर ली होगी, तो मैं इसे 5 से 9 तक भी दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगा महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। तो 5 से 9 तक कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो 5 पे जाएगा आपके पास में, यहाँ से ये कहाँ गया था, ये 4 पे थोड़ा आगे चला गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे 4 पे आ गया। फिर ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर लगभग 5 पे इस तरीके से चलेगा, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। फिर 7 इस पे जाएंगे तो आपका यहाँ से ऐसे उठेगा और फिर ये 7 पे गोली बनेगी। इस ग्राफ को मैं अभी बहुत डिटेल से नहीं समझाना चाह रहा हूँ और ना समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको, ये ग्राफ आपको मैंने पहले समझाया था 5.1 में नहीं, लेकिन हमने 11th में भी महत्तम पूर्णांक फलन को पढ़ा था, वहां पर उसके ग्राफ की चर्चा हुई थी। इस ग्राफ से हमें क्या क्लियर हो रहा? इस समय ये क्लियर हो रहा बेटा, ग्राफ नहीं बनाना है भाई, ये काम नहीं करना है, इसको बस मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। नहीं तो सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, केवल एक लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना। बस उस बात को आप समझ लीजिएगा कि जो fx है हमारे पास में, fx जो है, ये जो फंक्शन है क्या 5 और 9 के बीच में, इस 5 और 9 के बीच में क्या कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसको हम लोग ड्रॉ करते समय पेन उठाना ना पड़े, सही बात है। इसमें तो बहुत सारे पैचेज आ रहे हैं, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो यानी कि ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है मेरे भाई। जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ना डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ना अवकलनीय है ना सतत है, ये दोनों कंडीशन ही वेनिश हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब रोले की थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, रोले की प्रमेय को हम लोग सत्यापित करेंगे ही नहीं, है ना। तो आप ये लिखेंगे इसके अंदर, ये सब समझाने की चीजें थी, सिर्फ अब लाइन एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? fx जो हमारे पास में महत्तम पूर्णांक फलन है, याद रखना है आपको, क्या कहेंगे? अंतराल, ठीक है ना, अंतराल कौन सा अंतराल दिया है इन्होंने बेटा?
5 और 9 में सतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। क्लियर सी बात है ना, संतत नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी है या फिर रट्टा मार लेना है कि महत्तम पूर्णांक फलन तो कहीं भी किसी भी इंटरवल के अंदर सतत नहीं होगा, सिर्फ छोटे से इंटरवल में होता है। और वो अभी हमने देखा था कि जैसे 1 से 1.9 तक, 1 से 1.999 ऐसे समथिंग तक आपका बन सकता है कंटिन्यूअस, क्योंकि ये जब इसको हम ड्रॉ करते हैं। चलिए, लेकिन ये संतत नहीं है। दूसरे केस में अगर हम बढ़े आगे की तरफ कि fx जो है हमारा फंक्शन है ना, fx हमारा फंक्शन है, इस अंतराल में किसमें, ओपन इंटरवल 5,9 में अवकलनीय नहीं है। सीधी बात है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब रोले की थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अतः रोले की थ्योरम, रोले की प्रमेय एप्लीकेबल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, आप लिख दो एप्लीकेबल। एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल की स्पेलिंग सही लिख लेना, एप्लीकेबल नहीं है। बस यहीं छोड़ के आ जाना, बात खत्म हो गई, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जब हमारी दो ही कंडीशन नहीं आ रही है तो तीसरी में हम क्या ऐसी तैसी कराएंगे अपनी, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरे पार्ट के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल अंतराल बदला है, केवल और केवल अंतराल बदला है मेरे बेटे। और अगर अंतराल बदल गया है तो मेरे भाई क्या होने वाला है, तो यहाँ पे भी अंतराल बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम चीजें लिख देनी है, बात खत्म हो गई। दिस इज सेकंड पार्ट, है ना। ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, इसके अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट पे चलेंगे। लास्ट पार्ट में शायद कुछ हमें मिलेगा, लास्ट पार्ट थर्ड वाले पार्ट पे, क्योंकि नीचे दिया गया फलन है बहुपदीय फलन है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या बात होनी है मेरे बेटे, थर्ड पार्ट के अंदर है कि fx एक फंक्शन है विच इज x² - 1, और कहां पर x जो है वो 1,2 में देखना है, 1,2 के अंदर। पहली कंडीशन fx जो है हमारे पास में x² - 1 क्या है, एक बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है बेटा। कैसा फलन है मेरे बेटे, बहुपदीय फलन। और बहुपदीय फलन तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना, तो हम लिख देंगे बहुपदीय फलन इस क्लोज इंटरवल में संतत तो होगा ही होगा, संतत है। ठीक है, संतत है। संतत पे बिंदी जो है सह के ऊपर लगनी है, तय के ऊपर नहीं लगेगी। इसमें जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट आ गया तो उसमें ए बी कह लो, ए बी। बी पार्ट में क्या आ जाएगा, fx जो है x² - 1 ओपन इंटरवल 1,2 में, देख लो अवकलन करके देख लो उसका, ये 100% अवकलनीय है। क्या लिख देंगे, अवकलनीय है, में अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो बेटे दोनों कंडीशन वेरीफाई कर दी बेटा। अब हम थर्ड पे चलते हैं। द थर्ड कंडीशन इज व्हाट, सी कह लेते हैं। चलो सी कह लो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ही कह लो, क्या दिक्कत आ रही है, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए मतलब 1। एफ ऑफ ए जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1² - 1 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 निकालेंगे, है ना, एफ ऑफ 2 निकालेंगे मेरे भाई, एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ध्यान से देखो तो आ जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर -1 दैट इज 4 - 1 यानी कि 3। अरे ये तो काम खराब हो गया भाई, एफ ऑफ 1 जो है वो बराबर नहीं है एफ ऑफ 2 के, जबकि होना चाहिए था, जबकि होना चाहिए था। इसका मतलब हमारी तीसरी कंडीशन फेल हो गई, तो हम आगे की चर्चा ही नहीं करेंगे फिर, है ना। फिर हम आगे की चर्चा क्यों करेंगे भाई। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब सीधा सीधा बेटे ये मतलब रहा कि इसके अंदर भी रोले का थ्योरम सत्यापित नहीं होगा, रोले का प्रमेय एप्लीकेबल नहीं है, या फिर रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं है। ठीक है ना, सत्यापित नहीं होगी। तो मुझे लगता है तीनों पार्ट्स के अंदर सत्यापित नहीं हुई भाई। इसको आंसर शीट में अगर देख लिया जाए तो कोई बुराई तो नहीं है ना, क्योंकि एक में तो यार हो ही जाती, इतनी भी क्या मतलब अजीब सी ये घटना घटित हुई कि तीनों में ही नहीं है। 5.8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट में रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं हो रही।
तो मैं आंसर शीट खोल ले रहा हूँ। कहाँ गई भाई, किताबों में ढूंढो, तुम भी ढूंढो यार, देख लो, मेरे से पहले ही देख लो, फिर स्किप कर देना तुम। 5.8, 5.7, 5.7 तक आंसर दिया, 5.8 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें आंसर सिद्ध करना होगा। अच्छा अच्छा, किन किन पर लागू होता है? तीनों पे ही लागू नहीं हुआ, तीनों पे ही लागू नहीं हुआ है। इसने किन किन पर लागू नहीं होता है, उसके बाद में इसने कहा है क्या रोले के परमे में के विलोम के बारे में आप कुछ कह सकते हो? हाँ बिल्कुल कहेंगे। रोले के परमे का विलोम क्या है? विलोम ये है ना, रोले के परमे का विलोम क्या होता है? रोले की परमे का विलोम ये है कि अगर हमें एक सी इसके बीच में से मिल जाए, ठीक है ना, एक सी इसके बीच में से मिल जाए, जरूरी नहीं है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम सी निकाल के देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। रोले के परमे का विलोम का भी तो पूछा ना इसने, चक्कर क्या है, यहां तक तो क्लियर होगी, सत्यापित नहीं हो रहा, तो मैं निकाल रहा हूं एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स निकालो पहले, अब हम सी निकाल के देखेंगे, है ना, एफ डैश। तो एफ डैश एक्स का मतलब इसका अवकलन आ जाएगा 2x, ठीक है बेटा, है ना। और एफ डैश सी की अगर हम लोग बात करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू हम लेके चलते हैं 2c, 2c, यही तो हो जाएगा, है ना, ये तो हो जाएगा। तो 2c अगर लेके चलेंगे, और अगर हम लोग कहें कि एफ डैश सी का मान फिर तो 0 के बराबर भी नहीं होगा ना भाई, जब ये हमारे पास में f1 बराबर f2 नहीं है, तो 2c, तो यानी कि आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे यहां पर अगर एफ डैश सी के मान को आप 0 लेके चलो तो 2c बराबर 0 हो जाएगा, c का मान 0। क्या 0 जो है इस इंटरवल में से आ रहा, क्या इस क्लोज इंटरवल में से आ रहा, क्या 0 नहीं आ रहा होगा, 1 और 2 के बीच में 0 होता ही नहीं है, 1 और 2 के बीच में 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक मिनट जरा, ये आप जरा वीडियो को पॉज करके नोट करें, और क्वेश्चन तो यहीं तक बेटा खत्म हो गया। उसने जो आगे एक बात पूछी है कि इसके विलोम के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या, उस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। जरा तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपके सामने आता हूँ, इसके विलोम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जी, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने ये बात देख ली, क्या बात देख ली बेटा, कि रोले की थ्योरम तो सत्यापित नहीं हुई है, ठीक है ना, और ये क्लियर हो गया कि सी का वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना, आपके पास में वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, तो इसको तो मत लिखो। तो अब एक केस अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसने विलोम की बात करी है। विलोम का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये 0 हो जाए, सपोज कर लो कि हमें एक सी मिल जाता है, एक हमें वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना, इस इंटरवल से, तो फिर क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, वो देखना है हमें। इस वाले में तो नहीं हुई है, इस वाले में तो नहीं हुई है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, मैं एक चीज वो जो बाद में उन्होंने एक पोर्शन कहा है कि विलोम के बारे में चर्चा करने के लिए, तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। तो सपोज कर लो कि मैं इस इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर मैं इस इंटरवल को -1 से 2 तक कर देता हूं, -1 से 2 तक कर देता हूं, तो बात तो सेम रहेगी भाई, बात तो सेम रहेगी, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, दूसरे वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन तीसरे वाली यहां भी सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो आप यहां पे अगर -1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही होगा, तब भी ये 0 हो जाएगा, और तब भी f-1 इज इक्वल टू f2 नहीं होगा। आप चेक कर लें, है ना, आप चेक कर लें, अगर हम लोग f(-1) देखें तब भी f(2) के बराबर नहीं होगा। लेकिन एक मजे वाली बात देखो, यहां से अगर मैं एफ डैश सी निकालूंगा, एफ डैश सी का मतलब हमारे पास सीधी सी बात है 2c निकालूंगा, और एफ डैश सी को यहां मैं 0 भर दूंगा, तो 2c का वैल्यू 0 बनेगा और c का मान 0 आ जाएगा, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट करा। और आप देख पा रहे हैं 0 की वैल्यू 100% मिलेगी, कहां पे बताओ मुझे, इस क्लोज इंटरवल में मिलेगी। देख लो ना आप खुद ही, यहां पे अगर -1 है, यहां पे 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो देखो इस इंटरवल में मिल रही नहीं मिल रही। तो मतलब यह है कि अगर एफ डैश सी 0 हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो। देखो ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन 0 मिल रहा है, हमें सी मिल रहा है। समझ में आ रही बात नहीं?
तो कहने की बात ये है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं उसके बारे में, क्या कह सकते हैं, जो उन्होंने सेकेंड पार्ट का है उसके बारे में ये लिख सकते हैं कि रोले, ये लैंग्वेज लिखनी है कि रोले के प्रमेय का विलोम, ठीक है नहीं, सत्य हो भी सकता है, हो भी सकता है, ठीक है ना, और नहीं भी, और नहीं भी, क्योंकि देखो इसमें तो नहीं हुआ है, इसमें तो नहीं हुआ क्योंकि जीरो इस इंटरवल में नहीं आ रहा था, इसलिए रोले का प्रमेय इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने इंटरवल चेंज करा, जैसे ही हमने -1 से 2 तक लिया, तो बिल्कुल रोले का प्रमेय सत्यापित हो गया, मतलब रोले की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यानी कहने की बात यह है कि सब कुछ डिपेंड इंटरवल पे करता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज बना करके। क्या लिख सकते हैं, आपको नोट कैसे करना है ये बताऊं मैं आपको, ये पूरा नोट करना है, यहां तक का तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट नहीं करना, इसको नोट कर लेना चाहे तो इसको नोट कर ले, इसके बाद आप कर लेना अब, ठीक है ना, आपके पास में चाहे नहीं नोट करो तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले पोर्शन को अगर आप नोट नहीं करोगे, क्योंकि आगे करना है ना हमें काम, ये हो गया। लेकिन इनवर्स के लिए हम लोग कैसे नोट करेंगे, ठीक है ना, अंतराल ऐसे नोट करेंगे, अंतराल -1, 2 के लिए, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे को नोट कर लोगे, फिर इस पूरे को नोट करने के लिए आप एक लैंग्वेज लिखेंगे, तो ये तो मैंने आपको ऐसे लिखवाई है, लेकिन एक लैंग्वेज लिखते हैं, मैथमेटिक्स वाली, जो कि अच्छी लैंग्वेज लगनी चाहिए, वही लिखेंगे, ठीक है ना, कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b, है ना, लेकिन हमें एक c प्राप्त हो रहा है, लेकिन f डैश c 0 है ना, f डैश c जो है वो 0 मिल रहा है। देखो f डैश c हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, किस केस के लिए, और c कहां से आ रहा है, ओपन इंटरवल a, b से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके तब ये लिखेंगे हम लोग जो लैंग्वेज मैंने अभी लिखवाई थी, अतः, ठीक है ना, अतः रोले का प्रमेय का विलोम सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों कंडीशन हमने देख ली है। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि बड़ा सीधा क्वेश्चन आना है, विलोम वलाम वाला नहीं आना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी बात। अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से दोबारा से समझे, जो मैंने बोला था, जो रिकॉर्ड तो हो ही गया है, आपके सामने हमेशा रहेगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट करिए, या फिर किताब से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन वैसे पेपर में नहीं करना होगा आपको, ये वाला पोर्शन आपको पेपर में नहीं आएगा, वो सीधा सीधा गएगा, रोले की प्रमेय को का सत्यापन करवाएगा, केवल ये करवाएगा, केवल आपको ये करवाएगा, बाकी कुछ नहीं करवाएगा। तो हो गया बेटे तीनों केसेस। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताबें उठाएं बेटे, थोड़ा सा समय कम लगेगा, क्योंकि मैं राइटिंग करना फिर करूंगा, फिर मुझे समय बहुत लगता है इस काम के अंदर। तो देखो तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है, उसमें कहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास में। तीसरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, केवल बताया है कि फंक्शन इस ओपन इंटरवल, सॉरी इस क्लोज इंटरवल 5 से लेकर रियल नंबर के अंदर है, और कहा गया है सतत है। ये क्या है बेटे, सतत फलन है, संतत फलन है। तो संतत फलन होने का मतलब क्या है बेटा, संतत फलन होने का मतलब क्या है, पहली कंडीशन वेरीफाई हो जा रही है। फिर आगे ये कह रहा, ठीक है ना, कि एफ डैश सी किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। इसका मतलब किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो यानी कि थर्ड वाली कंडीशन नहीं है ना आपके पास में। आगे कह रहा है तो सिद्ध करो कि f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ -2, सॉरी f ऑफ 2, ठीक है। अब देखो उसको ध्यान से कैसे करना है। देखो हम क्या करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि माना उल्टा लेके चलते हैं कि f ऑफ जो -5 है बराबर लेके चलो f ऑफ 5 के बराबर। अब चूंकि इसने सतत कहा है, ठीक है ना, और बेटा ये डिफरेंशिएबल तो है ही है ना, अवकलनीय तो ये है ही है।
आप ये मान के चलिएगा कि ये और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई, और तीसरी हमने अपनी तरफ से मान ली, ठीक है ना, तीसरी हमने अपनी तरफ से मान ली। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, एफ डैश सी, ठीक है ना, एफ डैश सी। तो एफ डैश सी जो होगा हमारा, वो ये कह रहा है किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है। तो हमारे इस केस में तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जब हम इसको बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, इसको जब हम बराबर लेके चल रहे हैं बेटा, तो इस केस में तो जीरो होना चाहिए ये हर हालत में। देखो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से। हमने मान लिया कि एफ ऑफ -1 जो है, ये वैल्यू जो है उसने मना की थी कि बराबर नहीं है। क्वेश्चन में कहा है ना कि एफ ऑफ -5 जो है, एफ ऑफ -5 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। हमने मान ली कि सेटिस्फाई है। तो देखो सुनो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जो है ये हुआ कि फलन, इसका मतलब ये हुआ कि फलन रोले प्रमेय की सभी कंडीशंस, है ना, कंडीशंस को संतुष्ट करता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से क्या ही दिया, रोले प्रमेय की को संतुष्ट करता है ना, आपके पास में रोले प्रमेय संतुष्ट करता है, सारी कंडीशन को संतुष्ट करता है। और अगर सारी कंडीशन को संतुष्ट करेगा, सारी कंडीशंस को संतुष्ट करेगा, और हमें पता है कि जो हमारे पास में अवकलनीय फलन होते हैं, अवकलनीय फलन, चूंकि एक बात सुनिए मेरी, चूंकि अवकलनीय फलन सदैव संतत होते हैं, ये बात तो हमने पहले ही पढ़ाई है आपको, संतत होते हैं, ठीक है ना, अवकलनीय फलन सदैव संतत होते हैं, ठीक है नहीं, तब इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं, कि हमें, ठीक है ना, कि हमें कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा, कहां से, इस इंटरवल से, बिल्कुल ठीक है नहीं, जिसके लिए एफ डैश सी का जो मान होगा बेटा वो जीरो हो जाएगा, है ना, एफ डैश सी का मान जो है वो जीरो हो जाएगा। और बात हो गई खराब, क्योंकि हम लेके चले थे कि हमने उल्टी बात करी है ना, उसने कहा कि एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -2, है ना, ये तो कहा उसने। तो उसने उस एक बात और कही है, देखो उसने कहा है फिर कि यदि एफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता, लेकिन हमने क्या करा, हमने इसको बराबर लेके चले, हम तो उल्टी बात लेके चले और बात उल्टी ही आ गई। देखो हमने जो मान के चले थे, जो स्टेटमेंट दी है उसकी उल्टी बात है कि उसने कहा था जीरो नहीं होगा, हमारा जीरो आ गया। बात समझ रहे हो, इसका मतलब हम लोग गलत अजम्पशन लेके चले, गलत बात मान के चले, इसलिए हम लास्ट में गलत हुए। हम लोग गलत मान के चले ना बात, आप देखो ध्यान से, उसकी बात को हम गलत लेके चले, तो जैसे ही हमने नीचे की तरफ प्रोसीड किया, क्योंकि ऐसा ही लेते हुए इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, और हमें पता है कि अवकलनीय फलन सदैव सतत फलन होता है, तो ये 100% है। फिर जब सतत फलन होता है अवकलनीय फलन, तो हमें एक सी मिल ही जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में एक सी हमें ऐसा मिल ही जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही कहा है ना बेटा, हाँ एक सी मिल ही जाएगा इसके अंदर से, जिसके लिए ये जीरो हो जाएगा। लेकिन भाई साहब कहने जीरो नहीं होगा, इसका मतलब हमारी जो मान्यता है वो गलत थी, है ना, हमारी मान्यता गलत थी। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है ना, हम ये लिख देंगे, ठीक है ना, हम ये लिख देंगे जो उसने कहा है, ठीक है ना, हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, है ना, गलत सिद्ध हुई। तो इसका मतलब क्या करेंगे बेटा, फिर कह देंगे भैया आप ही की बात सही है, इसका मतलब f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5, f ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 5। तो ये हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन था, और रोले की प्रमेय के ऊपर 3 ही क्वेश्चन थे, और इन तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए बेटा अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं, मध्यमान प्रमेय के बारे में बात करते हैं, उसके भी 3 क्वेश्चन हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए बेटा अब हम लोग बात करेंगे मध्यमान प्रमेय पर जो क्वेश्चंस हैं, कैसे मध्यमान प्रमेय को हम लोग सत्यापित करेंगे उस बारे में बात करेंगे बेटा।
तो मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट मैंने साइड में शॉर्टकट में लिख दिया है कि अगर हमारे पास में कोई वास्तविक फलन fx हो जो कि क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइन हो, परिभाषित हो, तो मध्यमान प्रमेय में सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं कि fx इस क्लोज इंटरवल में सतत हो जाए और fx इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो जाए, तब एक c मिलता है इस ओपन इंटरवल से, जिसके लिए हम लोग ये वैल्यू लेके चलते हैं, है ना। तो हमें c निकालना है, मेन कॉन्सेप्ट इज दैट c, और c निकालने के बाद दिखाना है कि वो c इसी इंटरवल से आता है। तो जो क्वेश्चन दिया है मध्यमान प्रमेय के लिए, सत्यापित कीजिए कि अंतराल ए बी में fx जो है x² - 4x - 3, जहां a का मान 1 है तो सीधा सीधा इसको 1 लिख लो, b का मान कितना 4 है, तो इंटरवल हो गया 1,4। इंटरवल कौन सा हो गया 1,4 में हमें दिखाना है, तो c निकालना पड़ेगा और c निकाल के दिखाना पड़ेगा कि वो इस इंटरवल में से आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि fx जो हमें दिया गया है बेटा, वो दिया गया है x² - 4x - 3, जो कि एक बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है? बहुपदीय फलन है, ठीक है ना। और बहुपदीय फलन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे 1,4 में संतत है, बात खत्म हो गई। फिर सेकंड वाली बात, आप अवकलनीय भी देख लेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में से रखोगे तो डिफाइन है। तो x² - 4x - 3 अंतराल, है ना, अंतराल कौन से अंतराल में बेटा? अंतराल ओपन इंटरवल में, ओपन का ब्रैकेट ये लगता है, ओपन इंटरवल 1,4 में 1,4 में ओपन इंटरवल 1,4 में क्या हो जाएगा? अवकलनीय है। तो दूसरी कंडीशन भी हो गई, अवकलनीय है। तो हमने पहली कंडीशन दूसरी को सेटिस्फाई कर ली। तब हमें एक c मिलेगा, इस c को बाद में देखेंगे, पहले इसको लेके चलें। तब f' जो है इक्वल हो जाएगा f(b) - f(a) अपॉन b - a। तो बेटा सबसे पहले आप एक काम करो, f' निकालो। क्या निकालो? f'। उसके बाद में निकालेंगे ये वाली सब चीजें। तो f' के लिए, ठीक है ना, f' के लिए सबसे पहले हमें f' निकालना पड़ेगा। f' का मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन x² - 4x - 3। तो बेटा ध्यान से देखो, f' की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 2x - 4, क्योंकि x की वैल्यू x का अवकलन 1 हो जाएगा और 4 एज इट इज, और जो 3 है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो f' जो है वो आ जाएगा मेरे पास में 2c - 4। तथा एक बात और सुन लो, आप f(a) निकालो पहले। f(a) का मतलब इस फंक्शन में हम f(a) का मतलब a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो f(1) निकालो। कहने की बात यह है, क्या निकालो? f(1). तो f(1) का मतलब हम लोग इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन के अंदर, है ना, जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह 1 भर देंगे, तो 1² - 4 × 1 - 3। तो बेटे f(1) की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7 में से 1 जा करके बचेगा 6, -6। और f निकाल लो 4 आ जाएगा कितना? 4² - 4 × 4 एंड -3, ये आ जाएगी -3। कितनी आ जाएगी बेटे? -3। तो अब रख लीजिए इस वाले सिस्टम के अंदर, c निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे? f' इज इक्वल टू f(b) का मतलब है 4, f4 - f1 अपॉन 4 - 1। तो ये कितना बेटा? ये हमने निकाला 2c - 4। 2c - 4 इज इक्वल आ जाएगा, f4 की वैल्यू कितनी है? -3। f4 का वैल्यू -3 एंड -f1 की वैल्यू है -6 अपॉन 3। तो आ जाएगा 2c - 4 इज इक्वल आ जाएगा बेटा किसके? -3 + 6 अपॉन 3, यानी कि 2c - 4 इज इक्वल टू, इसमें बचेगा 3, देखो 6 में से 3 जाके 3, 3/3 तो 1 आ जाएगा, एंड 2c इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे 4 को, प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। c की वैल्यू हो जाएगी 5/2। इसका मतलब c जो है हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.5 लगभग। अब आप ये देखिए कि 2.5 जो है, क्या 2.5 इस इंटरवल में आता है क्या? 1,4 में बिल्कुल आता है। 2.5 1 और 4 के बीच में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यानी कि हमें ऐसा c मिल रहा है
जो कि इस इंटरवल के अंदर है। तो उतना लिखने के बाद में लिख देंगे अतः मध्यमान प्रमेय, माध्यमान, ये माध्यमान होती है, एनसीईआरटी में लिखा माध्यमान, तो आप भी यूज करें। माध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, सत्यापित हुई, ठीक है ना, सत्यापित हुई। चलिए जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है ना। और 4 भी सेम है, कोई ज़्यादा इसमें आफत वाली बात नहीं है। क्या मैंने लेक्चर शुरू भी कर दिया था? नहीं, ठीक है, ओके। तो 4 की तरफ चलते हैं बेटे, सॉरी 5 की तरफ। 5 के अंदर भी हमें यही कहा गया मध्यमान प्रमेय सत्यापित करिए। अंतराल दिया है इसने ए बी, और वही काम है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 के लिए, एफ डैश सी की वैल्यू 0 के लिए एक सी निकालना है हमें। एफ डैश की वैल्यू 0 कर दी इन्होंने, ठीक है, देखते हैं। तो इसने जो फंक्शन दिया है इसमें चेंज कर लो यहाँ पर, कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो दिया है x की घात 3 एंड 5x², और बेटा दूसरा वाला पोर्शन माइनस के 3x। a की वैल्यू इसने दी है 1 और b की वैल्यू दिया है इसने 3, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद कहा है कि एफ डैश सी के लिए, अगर एफ डैश सी को हम लोग 0 लेके चलेंगे, है ना, के लिए ये दिखाना है कि जो c है ना, जो c है वो कहाँ से आता है, 1,3 से आता है। सही मायने में इस क्वेश्चन के अंदर रोले का प्रमेय ही प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो माध्यमान प्रमेय होता है वो रोले के प्रमेय का एक्सटेंशन है। रोले का प्रमेय इसके अंदर ही आ जाता है। अगर आप ध्यान दो, एफ डैश सी को 0 रखोगे तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाएगा, मैंने इंट्रोडक्शन में करके दिखाया था भाई। इसमें अगर आप एफ डैश सी को 0 भर दोगे ना, तो सीधी सी बात है एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये आ जाएगा। और यही तो होती थी रोले की प्रमेय, कि पहली कंडीशन ये, दूसरी है, तीसरी है, लास्ट में ये प्रूव करते थे हम लोग, जहां पर सी की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में से आएगी, और वही कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, नंबर 1 जो कंडीशन है हमारी रोले के प्रमेय में, कि ए बी में सतत है नहीं है। जो एफ एक्स गिवन है वो है x की घात 3 माइनस 5x² माइनस 3x, ठीक है ना। और ये एक बहुपदीय फलन है, बार बार वही बात हो रही है, बहुपदीय फलन है, तो सीधी बात है ये हमेशा सतत होगा, है ना। इसका मतलब ये 1,3 में संतत है, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब जब ये संतत है तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू x की घात 3 5x² और 3x लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख दो यार, हमेशा अवकलनीय होना ही होना, चाहे अवकलन करके देख लीजिएगा और कोई वैल्यू रख के देख लीजिएगा। 1 और 3 में से 1 और 3 में ये अवकलनीय है, तो सीधी सी बात है ये भी वेरीफाई, ये भी वेरीफाई। अब हम देखेंगे एफ ऑफ, है ना, अब हम निकालना है हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये वाला एफ डैश सी, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब चूंकि ये तो 0 दे ही दिया है उसने, उसने 0 दे ही दिया है, तो इसको तो 0 कंसीडर कर ही लो, ठीक है ना। इसको तो हमने 0 कंसीडर कर ही लिया है, तो इसको 0 क्यों कंसीडर करके चलो आप, तो फिर सीधी सी बात है, पहले आप एफ डैश सी निकाल लो ना, एफ डैश सी निकाल लो आप, सीधी सी बात है। पहले आप क्या निकालोगे, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन कर दोगे जो गिवन फंक्शन है, यानी कि डिफरेंशिएशन एक्स की घात 3 माइनस 5x² और 3x का। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 3x², एक्स की घात 3 का 3x² माइनस 5 दूनी 10x। ये कैसे हो रहा है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको मतलब अवकलन आपका बहुत कच्चा है, और यहाँ पर -3 रह जाएगा क्योंकि x का अवकलन हो जाएगा 1। तो दिस इज एफ डैश एक्स, और हमें निकालना एफ डैश सी, तो बेटा ये आ जाएगा 3c² माइनस के 10c माइनस 3। अब आपको कहा है, चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है एफ डैश सी की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे इस पूरी कंडीशन को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3c² माइनस के 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे।
तो यहाँ से 3 तिया 9 के टुकड़े घटाने पर 10 आता हो, प्लस होना चाहिए लास्ट वाले पोर्शन में। क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाले पोर्शन में प्लस होना चाहिए, नहीं प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, 3 तिया 9 के टुकड़े आपके पास में, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हम लोगों को। क्या करने पड़ेंगे बेटा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हम लोगों को। और फैक्टर जो है इजीली नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें हम धराचार्य वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? अगर समीकरण ax² bx + c = 0 को द्विघात समीकरण होती थी, तो x का मान -b ± √b² - के 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे सूत्र द्वारा कक्षा 10 में x की वैल्यू निकालना, गुणनखंड करना या फिर द्विघात समीकरण को हल करना। तो यहाँ पे आ जाएगा c = -b का मतलब 10 आ जाएगा, क्योंकि पहले से ये है, वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। a b c की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस √b² का मतलब 100 - 4ac, 4 × a है 3 और c है माइनस का 3, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अपॉन 2a, 2a का मतलब आ जाएगा 6। तो जो c का वैल्यू है वो आ जाएगा 10 ± ध्यान से देखिएगा, 100 + 4 × 12 = 24, तो 124/6, 124/6। तो अब c का वैल्यू हमें देखना है कि 1 और 3 के बीच में है या नहीं है। ठीक है ना? 1 और 3 के बीच में है या नहीं है। तो आप एक काम कर लेंगे कि जैसे हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते थे, तो एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस लेने पर, तो जब प्लस ले लेंगे तो c = कितना आ जाएगा मेरे पास में? 10 + √124 अपॉन 6 दिस इज इक्वल टू 10 + 124 नहीं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है कुछ, -4ac कितना होता है? माइनस का 4a और c हो गया माइनस का। ठीक है ना? आपके पास में नहीं, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा है? कोई मिस प्रिंट है क्या मेरे इस क्वेश्चन के अंदर? एक मिनट, ये आ गया। ठीक है, -10 कैसे आया यार? एक मिनट भैया, देखो इतना क्लियर है ना आपको? तो यहां तक रुको आप, यहां तक रुको। ठीक है, यहां तक रुको, एक मिनट। तो मध्यमान प्रमेय की तो बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो बेटा एक काम कर लो ना, पहले f' भी, तो f' तो हमने निकाल लिया है, तो ये वाला पोर्शन भी निकाल लो ना, तो ये वाला जब पोर्शन निकालेंगे f(b), इसका मतलब f(b) का मतलब होता है, b का मतलब हो गया f(3). जब इसमें 3 भरेंगे, इस फंक्शन के अंदर जब 3 भरेंगे, तो 3 की घात 3 -5 3² -3 × 3, तो यानी कि f(b) की जो वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके आ जाएगी 9। देखो 9 से तो 9 कट गया, तो माइनस का आ जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। तो f(a) की वैल्यू निकालो, f(a) का मतलब f(1), तो जब इसमें 1 भरेंगे तो आ जाएगा 1 की क्यूब -5 × 1² एंड माइनस के 3 × 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान देखो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 8 में से, देखो ये तो 8 है ना, 5 और 3 8 में से 1 घटा दो तो माइनस के 7। ठीक है, तो आप वो वैल्यू निकाल लो, यानी कि f(b) - f(a) अपॉन b - a। तो f(b) कितना है? माइनस के 45 माइनस के 7 अपॉन कितना 3 - 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, भैया, ठीक है ना, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? देखो माइनस के 45 एंड प्लस के 7 अपॉन 1 आ गया, बस कहने के बाद जो भी है इज इक्वल आ जाएगा अपॉन 1। इसमें से जब हम लोग कितना घटाएंगे बेटा? 47 घटाएंगे
तो 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38। तो एफ डैश सी का मान जो हमारे पास में आया वो आया 38। कितना है भैया? 38। तो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं यार, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। तो बेटे एफ ऑफ बी का मान जब हम निकालेंगे तो कितना बनेगा? एफ ऑफ बी का मतलब है 3। तो जब इसमें 3 भरेंगे तो 3 की घात 3 -5 3 की घात 2 -3 इंटू 3। इसको सॉल्व करो। बहुत जल्दबाजी में सॉल्व करने में कर दी थी पिछली बार, तो गलती हो गई थी। तो ये आ जाएगा 27 -45 -9। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 45 में से ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया हमारे पास में 54। कितना हो गया? देखो ना, माइनस के 54। 27 में 54 घटाएंगे तो माइनस के 27 ही बच जाएगा। माइनस के 27 ही बच जाएगा। एफ ऑफ ए जब मैं निकालूंगा बेटा, तो एफ ऑफ ए निकालने के लिए एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 की घात 3 -5 इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो सही निकाला था हमने। तो अब वैल्यू निकालिएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि इसको हम इसके इक्वल रख लेंगे, फिर सी का मान निकाल लेंगे और सी का मान निकाल के देख लेंगे क्या वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। बस इतना काम करना है। तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे हम लोग तो आ जाएगा, इसका वैल्यू हमने निकाला माइनस के 27 माइनस के 7 अपॉन 3 -1। इसका मतलब हो जाएगा माइनस के 20। देख लो ना आप, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस के 20 अपॉन 2, तो माइनस के 10 आ जाएगा। कहने की बात क्या आ जाएगा? माइनस के 10। तो अब यहाँ से आप लोग बेटा थोड़ी सी कलाकारी यहाँ देखेंगे, उसी के बाद आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे करना है? तो बेटा कैसे करना है आपको, अब आप एफ डैश सी को बराबर रखोगे किसके? ये जो हमने वैल्यू निकाली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा, ये वैल्यू निकाली थी हमने, ऊपर ये इक्वेशन बनी थी कि 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 10, या फिर 3c स्क्वायर माइनस का 10c प्लस का 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 3c स्क्वायर माइनस का 10c प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग द्विघात 7 तिया, देखो कितना आ जाएगा, 7 या 21 के टुकड़े हमें करने होंगे जिन्हें जोड़ने पर 10 आता हो। ऐसा सोचने में बड़ा टाइम लगेगा, सीधा फॉर्मूला से करो। तो फॉर्मूले से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको द्विघात समीकरण निकालने का कि ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर 0 होगा तो वैल्यू निकालने का तरीका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से आप द्विघात समीकरण के किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटे माइनस के बी का मतलब माइनस का 10 है ना, तो थोड़ा बड़ा लिखे ना। अच्छा एक काम करो, इसको नोट कर लो, मैं इसको इधर की तरफ कर दूंगा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत होगी फिर। तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन में यहाँ उठा लेता हूँ कि 3c स्क्वायर माइनस के 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटे मैं कैसे करूँगा? देखो x इज इक्वल टू तो होता था ना, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? c है। c इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100 माइनस 4ac का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 3 c इज इक्वल टू जब आप सोल्व करोगे तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 84, देख लो आप, 7 या 21 चौक 84 होते हैं, अपॉन कितना 6। इसको आप देखोगे तो 10 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 16 अंडर रूट 16 बटे 6, या c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10 प्लस माइनस 4 अपॉन 6। तो जब आप प्लस लोगे ना, प्लस लेने पर आप c की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 10 और 4 कितने होते हैं 14 बटे 6, यानी कि 7 एकम 7 सॉरी 2 सते 14 2 तिया 6, तो c की वैल्यू 7 बटे 3 आ जाएगी। इसका मतलब है लगभग 3 दूनी 6.33 के आसपास है ना। तो बेटे ये कहाँ जा रही है? क्या ये इस इंटरवल में है? बिल्कुल है, ये 1,3 इंटरवल में है ना। अब देखो दूसरे हिस्से को, क्योंकि हमें एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा। माइनस लेने पर तो हम लोग c की वैल्यू क्या ले लेंगे 10 माइनस 4 अपॉन 6। इट मीन्स
c इज इक्वल टू 6/6, 6 वन जा 6, तो इसका मतलब हमारे पास में 1 आ गया। और 1 भी जो है हमारे पास में, ठीक है ना, वो कहाँ से मिल रहा है, इस बात को देखो, कहाँ से मिल रहा है, इस इंटरवल से हमें मिल रहा है जो हमें दिया गया है ना। इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि जो हमारे मीन वैल्यू थ्योरम थी, माध्यमान प्रमेय थी, वो सत्यापित हो गई है। आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको लिखें फटाफट, और हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि जल्दी से ये खत्म हो। नहीं, आपको ये एक बात ध्यान रहे कि क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो 1 इसके अंदर नहीं होगा, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू मिल जानी चाहिए थी, हमें मिल गई ये 2.33। तो बेटे ये वाला जो पोर्शन है ना भाई, हमें क्या कम से कम एक वैल्यू मिलती थी, है ना, कम से कम एक भी मिल जाए सी ऐसा तो वेरीफाई हो जाता था। तो हमारा जो ये 2.33 लगभग है, ये इस इंटरवल में आ रहा है, लेकिन 1 इंटरवल में नहीं आया, क्योंकि ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास में 1 कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको आप छोड़ देंगे, तो केवल इसी के लिए कह देंगे चूंकि, यहां लिख देंगे चूंकि 7/3 जो है वो ओपन इंटरवल 1,3 के अंदर है, तो हम कह देंगे जो हमारी मध्यमान प्रमेय है वो सत्यापित हुई। लैंग्वेज लिख देंगे यहाँ पे नीचे, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके ये चीजें नोट करिए। चलिए, मध्यमान प्रमेय का ये लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इसके बाद तो विविध प्रश्नावली है। जो टॉपिक सीखने थे वो सीख लिए हैं हम लोगों ने। तो 6 के अंदर कहा है कि जो प्रश्न संख्या 2 है, यानी कि जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था रोले की प्रमेय पर, दिए गए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की उपयोगिता की जांच कीजिए। मतलब हम लोगों को वेरीफाई करना है कि मध्यमान प्रमेय इनके लिए भी क्या कहती है। देखो सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। मैंने आपको बहुत डिटेल से जब ये क्वेश्चन कराया था तीसरे नंबर पर रोले की प्रमेय के अंदर, हमने ये बात कही थी, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये फंक्शन इस इंटरवल में ना तो कॉन्टिन्यूअस होता ना डिफरेंशिएबल होता। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के लिए ना तो ये वाली कंडीशन वेरीफाई होने की, ना ये कंडीशन वेरीफाई होने की। तो रोले की प्रमेय ना तो इसके अंदर एप्लीकेबल है ना इसके अंदर एप्लीकेबल है, दोनों के अंदर ही एप्लीकेबल नहीं है। लैंग्वेज कैसे लिखनी है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखवाई थी, जब मैंने रोले का प्रमेय आपको बताया था कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, आप सभी को पता है, इसके ग्राफ से आपने डिटेल इसकी देखी होगी, हमने पहले भी बताया इसके बारे में बहुत बारी, कि ये जो फंक्शन है ये ना तो कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल के अंदर, और ना ही ये डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल के अंदर। सिमिलरली आप नीचे वाले पोर्शन को भी देख सकते हो, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही दिया गया है। तो बस कहने की बात यह है, इन दोनों में ही आपको लाइन लिख देनी है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन न तो अवकलनीय है ना सतत है इस इंटरवल में, अतः मध्यमान प्रमेय एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही इसमें लिख देना है, क्योंकि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल के अंदर ना तो अवकलनीय है ना सतत है, तो अतः इस पर भी मध्यमान प्रमेय एप्लीकेबल नहीं है। तो एक पोर्शन बचता है, दिस इज लास्ट पोर्शन, शायद इसमें कुछ हमें हासिल हो जाए, इसको हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी कर रहा है, इनको हटा दे रहा हूं मैं, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन देखते हैं, fx इज इक्वल टू जो दिया गया है वो x² - 1 है, और सीधी सी बात है ये एक बहुपदीय फलन है ना। तो हम सीधी बात कह सकते हैं कि जो अंतराल दिया गया है ओपन इंटरवल 1,3 क्लोज इंटरवल 1,3 में, ये संतत तो होगा ही होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, है ना। सिमिलरली fx जो है x² - 1 अंतराल जो है ओपन इंटरवल 1,3 में अवकलनीय भी होगा। कैसा होगा, अवकलनीय भी होगा, है ना, अवकलनीय भी होगा। तो मध्यमान थ्योरम की जो मध्यमान प्रमेय है, इसकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जस्ट आपको थर्ड कंडीशन तो इसमें है ही नहीं, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें सी का वैल्यू निकाल के दिखाना है, और वो सी का वैल्यू इस ओपन इंटरवल से आना चाहिए जो इंटरवल हमें दिया गया है। उसके लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम f' निकालेंगे। f' से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे। तो f' का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन x² - 1, इसका मतलब आ जाएगा 2x, और यहां से मैं f' अगर निकालने बैठूं यह आ जाएगा 2c। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं निकालता हूं f(1), f(a) का मतलब
एफ ऑफ 1 निकालूंगा मैं। तो जब इसमें 1 भरूंगा तो बेटे 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एट एफ ऑफ बी का मतलब हो जाएगा जब मैं इसके अंदर 3 भरूंगा तो 3 है ना या 2 है, इंटरवल जरा एक बार चेक कर लें। इंटरवल जो है सेकेंड पोर्शन के अंदर 2 है, सॉरी कितना है यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 2 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 कंसीडर करेंगे। तो जब हम लोग एफ ऑफ बी निकालेंगे तो एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 इसका मतलब आ जाएगा 3, इसका मतलब आ जाएगा 3। तो अब आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो सीधी बात लेके चलेंगे जो कंडीशन लास्ट वाली है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 2c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आपने निकाला है 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो 2c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3 अपॉन 1, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 को अगर ध्यान से देखा जाए डेड है, और वो इस इंटरवल में आएगा क्या, इस इंटरवल में आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म आएगा भाई। 3/2 यानी कि डेड है ना, 1.5 की बात कर रहे हैं, वो हमेशा 1 और 2 के बीच में ही होगा, है ना। इसका मतलब मध्यमान प्रमेय भी सत्यापित हो गई है इसमें, मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, है ना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे, थोड़ा लंबा समय इसमें लगाया करने में, क्योंकि थोड़ा सा बोलना मुझे ज़्यादा पड़ रहा था। अगर शायद मुझे समझाना ना पड़े तो मैं 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन को करूंगा, और इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, और आपको लिखने का तरीका पता होगा, 2 से 3 मिनट में सवाल कर दोगे। यहाँ एक सवाल को करने में मुझे 10 से 12 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि समझाना पड़ रहा है ना भाई हर पॉइंट पे जा करके, इसलिए ये लंबा लेक्चर रहा है। तो ये लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की थी, इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर की विविध प्रश्नावली करने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, धन्यवाद।